सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आप सबको पता है, हम क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है। देखिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं वो हम टी आर जैन नाम की बुक से पढ़ रहे हैं। टी आर जैन नाम की जो बुक है उसका हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, आई मीन पढ़ रहे हैं, और आज हम खत्म कर देंगे। इसके हमने 3 पार्ट बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 हो चुका है, ये है पार्ट 3। पार्ट 1 और 2 का दोनों का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। और आज हम पार्ट 3 खत्म करके इस पूरे चैप्टर को समेट देंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 30 से 40 मिनट की हो सकती है, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। मेरा नाम है विनीत। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का क्या फायदा है कि आपको जितने भी वीडियोस हैं उनका अपडेट सबसे पहले मिलेगा। लेक्चर के नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पे हम आपको सारे अपडेट्स देते रहते हैं। ठीक है, चलिए पार्ट 3 में हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पार्ट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी हम 3 चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और तीसरा है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? इसके अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या स्टैटिस्टिक्स जो है हमारा, ये एक साइंस है या फिर ये हमारा एक आर्ट है। ठीक है, प्रोफेसर टिपेट इस बात को लेकर क्या कहते हैं देखते हैं। प्रोफेसर टिपेट कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो दोनों है। दोनों है क्या है सर? दोनों है, मतलब स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस भी है, साथ ही साथ आर्ट भी है। साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है, वो देखते हैं। साइंस कुछ इस प्रकार है कि साइंस में जब हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टैटिस्टिक्स को जो हम पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको हम साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये साइंस हो गया। अब स्टैटिस्टिक्स आर्ट्स कैसे है? देखिए, जब हम इन स्टैटिस्टिक्स जब ये स्टैटिस्टिक्स हो गया हमारा, जब हमने अच्छे से पढ़ लिया साइंटिफिक क्वांटिटेटिव डेटा को, उसको हम क्या करेंगे अब? रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करके देखेंगे। क्या करेंगे? रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या हो गया? एक आर्ट हो गया। अब इस स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, और जितने भी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है उनको हम समझ सकते हैं। हाँ या ना? या मैं कहूं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हाँ या ना? मान लेते हैं कि अगर हमें जानना है कि देश के अंदर कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की कितनी दिक्कत है ना, तो इसको हम किस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे? चलिए देख के, चलिए समझ के बता, चलिए मैं आपको बताता हूं, आप समझिए। देखिए, अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का साइज है, मतलब कि हमें पता है कि भाई इस एरिया में इतने, मतलब कुछ लोग जो है, मतलब जो भी क्वांटिटेटिव डेटा है, 10, 5, 50, 1000, लाख, इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अगर वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा के साथ जो हम स्टैटिस्टिक्स लेके आए हैं उसके आसपास होता है, मतलब हम सही कर रहे हैं, मतलब हमने चीजों को सही एनालाइज किया है, और हम स्टैटिस्टिक्स को बहुत सही तरीके से पढ़ रहे हैं। है ना? मतलब कि अगर स्टैटिस्टिक्स कैसे फायदेमंद है आर्ट्स और साइंस के रूप में, तो स्टैटिस्टिक्स जब हम सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं तो ये साइंस हो जाता है, और जब इसी स्टैटिस्टिक्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं तो वो हमारा आर्ट्स हो जाता है। यहाँ पर हमारा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा और हमारा दूसरा पार्ट चालू हो जाएगा, जो कि है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, इसके अंदर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये उन चीजों को रेफर करता है, जि उन चीजों को या उन मेथड्स को रेफर करता है जिसका यूज करते हैं हम डेटा को कलेक्ट करने में, डेटा को प्रेजेंट करने में, साथ ही साथ डेटा के साथ डेटा का जो एनालिसिस होता है उसका करने में जो हेल्प करता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें रेफर करता है उन मेथड्स को जिसको हम यूज करके डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ डेटा के साथ डेटा का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, चलिए ये कौन कौन से मेथड्स हैं? तो ये मेथड है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं, चलिए छोड़िए।
मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि जो भी हमारा डेटा है उनमें से किसी एक नंबर को लेकर आओ जो कि हमारे पूरे डेटा को समराइज कर दे। ये हो गया हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। जैसे कि हमारा एवरेज हो गया, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि हमारा जो सारे नंबर्स है वो हमारा मीन या फिर एवरेज से कितना दूर है, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। क्या कहते हैं हम? मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, तीसरा है मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए फिर से कहूंगा, जो मैं हर चैप्टर में हर पार्ट में कहता हुआ आया हूं पहले से लेके तीसरे तक, अगर कोई भी चीज आपको समझना है तो आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको रैपिड फायर नहीं चल रहा है यहाँ पे कि आप हर चीज को एक बार में सीख जाएंगे। देखिए सारे चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक एक चैप्टर में डिटेल्ड वे में कवर किया गया है और यहाँ पर सिर्फ एक लाइन दिया गया है, तो उस चीज को समझाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है एकदम कंसाइज वे में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जब हम आगे दूसरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब आपको और इजी तरीके से समझ आएगा। देखिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज कैसे होता है? तो डिस्क्रिप्टिव, जैसे कि मैंने बोला कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसको यूज करते हैं हम एस्टिमेट करने में, मतलब चीजें के बारे में पता करने में। ठीक है, जैसे कि पूरा स्कूल है उसका एवरेज हाइट क्या है। ठीक है, समझ गए? देखिए इजी वे में हम क्या कह सकते हैं, देखिए इजी वे में क्या कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स है जो कि ट्रेंड्स को एनालाइज करने में, चीजों के बीच में कंपैरिजन करने में और डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझने में मदद करता है। ठीक है, वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सॉरी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा है। दूसरा मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, ये हमारा क्या, जो हमारे कंपैरिजन है एवरेज से, जो हर एक स्टूडेंट का या फिर हर एक पर्सन का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा कंपैरिजन बता रहा है ना। और तीसरा जो है वो है ट्रेंड्स को एनालाइज करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। चलिए एक शॉर्ट में समझा देता हूं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो होता है जो हमें ट्रेंड्स को एनालाइज करने में, कंपैरिजन करने में और डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में मदद करता है, उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। देखिए आगे आ गया इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो होते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमें रेफर करता है उन सभी मेथड्स को जिसका यूज करके हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? देखिए कंक्लूजन निकालने के लिए हमारे पास एक सैंपल डेटा होगा। क्या होगा? हमारे पास एक सैंपल होगा, उससे हम कंपेयर करेंगे और क्या करेंगे? कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन सैंपल। ठीक है, अब यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या है? यूनिवर्स और पॉपुलेशन होता है जब पूरा जो एग्रीगेट होता है यूनिट्स का, मतलब कोई भी अगर पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन है तो वो पूरी एक साथ, अगर मैं कैलकुलेट करूँ हमारे एक एरिया में कितनी दुकान है तो वो भी पॉपुलेशन हो गया, या फिर वो भी एक प्रकार का यूनिवर्स हो गया, है ना। तो कोई भी डेटा जब टोटल एक साथ इकट्ठा हो जाता है उसको यूनिवर्स या पॉपुलेशन कहते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए क्लास टीचर एस्टिमेट्स एवरेज वेट ऑफ द इंटायर क्लास। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपकी जो टीचर है वो आपकी क्लास का एवरेज वेट ले रही है। ठीक है, और उस एवरेज वेट को क्या कर रही है? कंपेयर कर रही है। क्या कर रही है? ऑन द बेसिस ऑफ एन एवरेज वेट ऑफ ओनली अ सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास ही इज यूजिंग इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब देखिए तुम्हारी टीचर क्या करेंगी, अगर वो वेट सब बच्चों का ले रही है, ठीक है, तो वो सब बच्चों का ही एक बार में नहीं लेंगी, वो क्या करेंगी? थोड़ा सा सैंपल निकाल लेंगी और उनका मेजरमेंट कर लेंगी। ठीक है, देखिए फिर समझाता हूँ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसके अंदर हम उन मेथड्स का यूज करते हैं जिससे हम कंक्लूजन निकाल सके। ठीक है, जिससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है,
वो कंक्लूजन किस चीज का होगा कि एक सैंपल डेटा है, एक सैंपल डेटा है, उसको हमने पूरे यूनिवर्स के डेटा से एक बार कंपेयर करके देख लिया और यहां से क्या निकल गया हमारा कंक्लूजन। ठीक है, चलिए इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आर वाइडली यूज्ड इन रिसर्च। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज रिसर्च में होता है, ठीक है, बिजनेस में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है और साइंस में होता है, ताकि हम डिसीजंस, कोई भी एक डिसीजन है मेजर डिसीजन, उसको ले सके ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशन क्या है। ठीक है, हम अभी चैप्टर खत्म होने वाला है तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ के आए हैं अभी तक, है ना। वही चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी जब हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में न्यूज होम क्या कहते हैं, न्यूज होम इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिसर्च ऑफ ग्रेट वैल्यू बट बेरिंग सीवियर लिमिटेशन विच आर नॉट पॉसिबल टू ओवरकम। देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है उसके अंदर से हम बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसको हम कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते, मतलब उसको हम खत्म नहीं कर सकते। सबसे पहला है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मैं पिछला अभी पार्ट 1 या पार्ट 2 पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बोला कि जो डेटा है, जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है जिसको हम स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं, उसको हम सिर्फ नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, उसको हम क्वालिटेटिव वे में काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वालिटेटिव वे में क्या हो गया, तो आपका ऑनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, विजडम हो गया, हेल्थ हो गया, पेट्रियोटिज्म हो गया, जस्टिस हो गया, ये सब क्या होगा, ये एक प्रकार की क्वालिटी होगी, ये कोई क्वांटिटी थोड़ी है। आप ऑनेस्टी को क्या नंबर से काउंट कर सकते हैं कि आपके पास 5 किलो ऑनेस्टी है, आपके पास 10 किलो ऑनेस्टी है, या फिर आप फ्रेंडशिप को काउंट कर सकते हैं क्या कि यू आर 100% ऑफ माई फ्रेंड, यू आर 25% माई फ्रेंड, ऐसे नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब क्या होगी, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, है ना। कहीं पर आप जाके कह रहे हो अपने दोस्त को, तू मेरा 200 ग्राम दोस्त है सिर्फ यार, ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारा न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, इसको हम एक लिमिटेशन मानेंगे। ठीक है, एक लिमिट मानेंगे स्टैटिस्टिक्स का, कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या न्यूमेरिकल वैल्यू को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। देखिए ये भी हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो इसके अंदर सिर्फ हम एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीगेट्स मतलब एवरेज हो गया, टोटल हो गया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट जैसे कि आपके क्लास टीचर हैं, उनकी सैलरी 50,000 है पर मंथ की, ये एक स्टैटिस्टिक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बता रहा है। ठीक है, लिखा भी है नॉट टू बी डीम्ड सब्जेक्ट एज अ मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, है ना। अगर हमें स्टैटिस्टिक्स बनाना है, अगर इसी चीज को स्टैटिस्टिक्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, मान लेते हैं कि आपके टीचर हैं, उनकी 50,000 सैलरी है, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं है जी। मैं ये बोलूं कि ए स्कूल ए है और एक स्कूल बी है, इस स्कूल के टीचर्स की एवरेज सैलरी ये है 50,000 और बी स्कूल जो है उसकी एवरेज सैलरी है 60,000। ठीक है, एवरेज टीचरों की सैलरी बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स। चलिए चलिए अगला है होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी पिछले लेक्चर में ये भी लेकर आया हूँ, इसलिए बार बार पिछला लेक्चर बोल रहा हूँ, तो एक बार पिछला लेक्चर जाके देख लेना यार, मैं इतना बोल रहा हूँ मतलब कुछ तो उसके अंदर बात है ना, है ना, कुछ तो बात है। चलिए अब यहाँ पर होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो दोनों सेम होना चाहिए, हाँ या ना। मतलब कि अगर मैं सिर्फ हाइट का मेजरमेंट कर रहा हूँ, हाइट कंपेयर कर रहा हूँ दो कंट्रीज का, तो सिर्फ हाइट को ही तो लूंगा एज अ स्टेटिस्टिक्स टू कंपेयर, है ना, एज अ डेटा टू कंपेयर, मैं सिर्फ हाइट लूंगा दोनों कंट्रीज की। अगर मैं दो कंट्रीज है, जैसे कि मैं पिछले पार्ट में एग्जांपल लेके आया हूँ इंडिया और नेपाल का, कि इंडिया में 6 फुट 2 इंच हाइट है और नेपाल में 6 फुट, सॉरी नेपाल में 5 फुट 2 इंच हाइट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये होमोजेनिटी हो गया, हाँ या ना। या फिर अगर मैं राहुल और श्याम की बात कर रहा हूं तो दोनों में
मैं क्या कंपेयर करूंगा, या तो दोनों की एज कंपेयर करूंगा या तो दोनों की वेट कंपेयर करूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई मैंने राम का वेट ले लिया और श्याम का मैंने एज ले लिया। ये कंपेयर हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा। इसे लिखा है कि होमोजेनिटी ऑफ डेटा होता है। देखिए, डेटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटीज एंड काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। है ना? क्यों? क्योंकि जो क्लोथ होता है उसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं, और जो फ्रूट ग्रेन्स होते हैं, जो खाने की चीजें होती हैं, उनको हम टन्स में मेजर करते हैं। है ना? इसीलिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये दो प्रकार के डेटा को एक साथ कंपेयर कर सकें। देखिए, तीसरा चौथा जो है, चौथा है कि रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। चलिए, इसका मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो शायद आप एक बेटर वे में समझ पाए। ठीक है, मान लेते हैं आपके क्लास में जो बच्चे हैं उनकी जो पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी है, उनका जो एवरेज है वो है 600 रुपीज। एवरेज का मतलब पता है ना क्या होता है? कि पर हेड सबके पास 600 रुपीज है। पर हेड का मतलब होता है कि पर बच्चे के पास 600 रुपए है। लेकिन क्या ये बात सच है कि क्या सब बच्चों के पास 500 रुपये होगा? नहीं हो सकता ना, हर बच्चे के पास 600 नहीं हो सकता। क्या पता कोई बच्चा गरीब है वो 200 लाता है, कोई अमीर है उसको 5,000 मिलता हो पॉकेट मनी। है ना? जिसकी वजह से क्या होता है कि रिजल्ट जो है वो हमें एवरेज में ही सही लगते हैं बस। ठीक है, लिखा भी है कि मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज एवरेजेस। ये सिर्फ एवरेज में ही सही होता है ना? और जितने भी स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है आर नॉट एरर फ्री। जितने भी स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे एक प्रकार का डिस्ट्रस्ट बना देता है। ठीक है, लोगों के बीच में से जो ट्रस्ट होता है उसको खत्म कर देता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को बोला जाता है कि झूठों का पहाड़ है ये, है ना? लेकिन देखेंगे कैसे उस झूठ के पहाड़ को हम तोड़ सकते हैं, है ना, दशरथ मांझी बन के। चलिए, स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन जो है उनके अंदर भी एरर होता है। ठीक है, नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल कंडीशन। हर कंडीशन में ये सही नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है 50,000 है पर एनम, हर साल का 50,000 है। लेकिन ये जो इनकम है, मतलब जो ये मतलब है 50,000 पर एनम, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर व्यक्ति के पास 50,000 रुपए एक साल में आते हो। क्या पता कोई ऐसा आदमी हो जिसका पर एनम 9 करोड़ का हो, कोई ऐसा आदमी है जिसका पर एनम कितना हो, 6 लाख का हो, 6.5 लाख का हो, कोई ऐसा आदमी है जिसका पर एनम सिर्फ 2 ही लाख हो। हाँ या ना? लेकिन यहाँ पर तो जो एवरेज है वो 50,000 निकला है। तो ये क्या हो गया? ये थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है ना? विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में बी प्रूव टू बी रॉन्ग। देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं, जैसे कि हम एवरेजेस पे बात कर रहे थे, तो इसी को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, हमारे पास दो इंडस्ट्रीज है। ठीक है, एक है क्लोथ इंडस्ट्री और एक है हमारे पास पेपर इंडस्ट्री। एक क्या है हमारे पास? पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, अब तीनों का 3 साल का जरा हम इनकम निकालते हैं और देखते हैं एवरेज क्या है, और फिर समझेंगे कैसे क्या चीज हो रहा है। चलिए, तो 3 साल की अर्निंग्स यहाँ पे दिखाई हुई है। पहले साल में क्लोथ, जो हमारा क्लोथ बिजनेस था, उसने 1 लाख रुपए अर्न किए। दूसरे साल उसने 2 लाख अर्न किए। तीसरे साल उसने 3 लाख रुपए अर्न किए। ठीक है, उसी पे उसी साइड में जो दूसरा हमारा फैक्ट्री है जो कि कागजों की फैक्ट्री है, उसने पहले साल तो 3 लाख अर्न किए, दूसरे साल 2 लाख अर्न किए और तीसरे साल 1 लाख अर्न किया। लेकिन सरप्राइजिंगली इन दोनों ही इंडस्ट्रीज का एवरेज जो है वो 2 लाख पर एनम आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है? ये हमें एक ऐसा कंक्लूजन ला के देगा, ऐसा रिजल्ट ला के देगा कि दोनों ही जो बिजनेसेस है उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसा है? सिमिलर है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि जो हमारी कपड़े वाली कंपनी है वो प्रॉफिट कर रही है और जो हमारी पेपर वाली कंपनी है वो घाटा कर रही है, तो क्या आप इस बात को मानोगे? चलिए दिखाता हूं कैसे। देखिए, कपड़े वाली जो कंपनी है उसने पहले साल में 1 लाख रुपए कमाए, दूसरे साल 2 लाख कमाए, तीसरे साल 3 लाख कमाए। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इनकी इनकम है वो पर ईयर बढ़ते जा रही है, पर ईयर +1 होते जा रही है, +1 लाख होते जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर पेपर इंडस्ट्री में देखें तो पहले 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो बिजनेस है वो घटते जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें क्या दिख रहा है कि इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो सिमिलर है। ठीक है, चलिए,
order to understand the conclusion precisely, necessary circumstances and conditions under these conclusion have been drawn। देखिए, अगर हम किसी चीज से कोई रिजल्ट लेकर आ रहे, जैसे हम यहां पर लेकर आ रहे थे कि दोनों कंपनीज का एवरेजेस 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख है ना, लेकिन हमने चीजों को रेफर नहीं किया, हमने ये नहीं देखा कि भाई पहले कितना हो रहा था और अभी कितना प्रोडक्शन हो रहा है। हमने क्या देखा कि बस एवरेज देखा कि 2 लाख है और हम फंस गए, है ना। चलिए, इसीलिए बिना रेफरेंस के हमें जो रिजल्ट आएगा वो शायद गलत हो सकता है ना। और अगला ये है कि जितने भी हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है उनको सिर्फ वही आदमी यूज कर सकता है जिनको इसके बारे में पता हो, ठीक है। कैन बी यूज्ड बाय दोज पर्सन्स हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। देखो, मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा मेरा जो टंग है वो ट्विस्ट करता है, ठीक है, मेरा जो टंग है वो ट्विस्ट करता है, तो प्लीज फॉर ग्रांटेड ना ले इसको कि भाई ये सर क्या है, इसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा सा टंग ट्विस्ट करता है, डजंट मीन माय नॉलेज इज लैकिंग, ठीक है, नॉलेज इज प्रॉपर। एंड हम देखेंगे जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको अगर चीजें समझ आती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलिए, अब यहां पर मतलब क्या है कि इसको एक्सपर्ट्स द्वारा यूज किया जाता है। देखिए, अगर कोई ऐसा आदमी यूज करता है जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं पता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो इसका वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा मिस यूज करेगा, डेंजरस यूज करेगा, ठीक है, आया ना। देखिए, जितने भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं हमारे पास, कलेक्टिंग का, क्लासिफाइंग का, प्रेजेंटेशन का और वगैरह वगैरह, जितने भी हमारे 5 स्टेप्स थे, आप मेरे को जरा कमेंट करके बताएं 5 थे कि 4 थे, ये भी बताइएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए, वो लोग जिनको इन मेथड्स के बारे में नहीं पता, ठीक है, अगर उनके पास ये आ गया इन एक्सपर्ट, तो ये बहुत इन एक्सपर्ट लोगों के पास अगर ये मेथड्स आ गए तो वो लोग उसका गलत यूज करेंगे, है ना। चलिए, लिखा भी है कि said that the data in the hands of unqualified person is like a medicine in the head of a quack who may abuse it, leading to the disastrous consequences, ठीक है, डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। तो ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज है स्टैटिस्टिक्स की, अगर उनके पास ये डेटा आएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा पूरे सोसाइटी के लिए। लेकिन एक ऐसा पर्सन है जिसको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, वो इसका मिस यूज करके कुछ उल्टा यूज कर सकता है। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोन टू मिसयूज, ठीक है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स एक प्रकार का क्ले है, अगर मैं ये समझाऊं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, उसमें लिखा है कि स्टैटिस्टिक्स एक प्रकार का क्ले है। अब क्ले क्या होता है, क्ले से हम अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाते हैं, अलग अलग चीजें बनाते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, गाय वगैरह वगैरह। तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा क्ले है जिसको हम जैसा चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। अगर हम उससे अच्छा काम करना चाहें तो एज गॉड की तरह यूज कर सकते हैं, और खराब करना चाहें तो खराब यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी कॉमन। स्टैटिस्टिक्स में बी यूज टू सपोर्ट अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। देखिए, स्टैटिस्टिक्स का यूज करके लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। मतलब जो डेटा के साथ खिलवाड़ करते हैं उनके बारे में आप पॉलिटिक्स से सीखें तो ज्यादा बढ़िया है ना। वैसे हम आगे पढ़ेंगे कैसे और क्या है, बट अभी मैं बस ये बोलूंगा कि पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं इसका ज्यादा मिस यूज करते हैं पार्लियामेंट में डिबेट करने के लिए, है ना। आपने भी देखा होगा, ये इधर से चिल्ला रहा है, वो उधर चिल्ला रहे हैं, बट एनीवे हमारा कोई मैटर नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है कि चैनल की वीडियोस जो है उनका अपडेट आपको मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सब आपको पता ही है। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फायदा क्या है कि आपको सारे नोट जो है आपको वहाँ मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने का क्या फायदा है, जितने भी अपडेट्स हैं वहाँ पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन क्या है, ठीक है। प्रोफेसर फिर से टिपेट आ गए। प्रोफेसर टिपेट कहते हैं कि एक ऐसा अ डे माइट कम व्हेन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इज in the universe will go out of the control of economic theoretician and come under the control of statistical workshop.
in the same manner as the Department of Physics and Chemistry have come under the control of the experimental laboratories. ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक टाइम आएगा कि जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर भी उसके अंदर भी क्या एक्सपेरिमेंट्स होंगे। ठीक है, चलिए इसका एक बार यूज देखते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंप्रेशन होता है वही बात जो हम अभी पढ़ते हुए आए हैं वही पढ़ेंगे। देखिए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, है ना। मान लेते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया के अंदर 20% जो है इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, अनएम्प्लॉयड है। कैसी है, अनएम्प्लॉयड है ना। अगर इसको हम कंपेयर करना चाहें, ठीक है, अगर हम कंपेयर करना चाहें ईयर 2005 से लेकर 2019 तक, तो जो परसेंटेज है अनएम्प्लॉयड लोगों की, है ना, वो बड़ी है। कैसे बड़ी है, फ्रॉम 18% टू 9.5%। ठीक है, मतलब कि अनएम्प्लॉयड लोगों की परसेंटेज कम हुआ है, पहले 18 था, अब 9.4 हो गया है, हाँ या ना। चलिए अगला है इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। अब इंटरसेक्टरल कंपैरिजन क्या होता है, तो ऐसा कंपैरिजन जो कि अलग अलग सेक्टर्स के, इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर कंपेयर कर सकते हैं। देखिए अभी आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि चीजों को अलग अलग कंपेयर नहीं किया जा सकता, अभी आप खुद कह रहे हो कि कंपेयर कर सकते हैं। इसको हम इंटरसेक्टरल कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है, तो जरा आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ कि कैसे। देखिए हम चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते आपस में टेक्निकली, बट इवेंचुअली जो उनसे पैसा आएगा उसको तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना जी, है ना। या फिर या फिर एक ही इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट दो जगह हो सकती है, रूरल एरिया में भी हो सकती है और अर्बन सेक्टर्स में भी हो सकती है ना। तो ये भी तो एक प्रकार का इंटरसेक्टरल कंपैरिजन हुआ ना जी, कि एक ही इकोनॉमी में दो एरिया रूरल और अर्बन, उनके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं, है ना। चलिए अब इंटर टेम्पोरल क्या होता है। देखो इंटर टेम्पोरल का मतलब होता है कि दो टाइम पीरियड है उनके बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, है ना। चलिए दिखाता हूं। इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्रॉब्लम ओवर टाइम। ठीक है, कि पहले अनएम्प्लॉयड लोग कितने थे और अब अनएम्प्लॉयड कितने हैं, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। जब दो टाइम पीरियड के बीच में कंपैरिजन हो, जैसे कि 2005 और 2006, अगर इन दोनों ईयर के बीच में कंपैरिजन होता है तो वो क्या हो गया हमारा इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। ठीक है, लिखा भी है, मेकिंग अ कंपैरिजन ओवर डिफरेंट प्लान पीरियड्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का ही हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट का ही दे दिया कि भाई अलग अलग साल में ये बताओ रूरल और अर्बन एरिया में कितना एम्प्लॉयमेंट था। ठीक है, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। देखिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर एक चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे दूसरी चीज अफेक्ट होती है, समझे। एग्जाम्पल के लिए अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो जो कार से उनका प्राइस कम हो, उस कार से उनका सेल तो कम हो जाएगा। ये क्या हो गया, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, कि एक चीज में बदलाव हुआ लेकिन इफेक्ट कुछ और ही हो रहा है ना। चलिए इकोनॉमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। मैं अभी चीजों को समझाऊंगा। दिस अनेबल देम टू अटेम्प्ट एन इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंगली टू सजेस्ट सम इफेक्टिव रेमेडीज। देखिए पहले इकोनॉमिक्स जो है चीजों को समझेंगे, ठीक है, कि भाई किस चीज की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, और उसके बाद वो लोग थियरी देंगे कि चीजों को कैसे सॉल्व किया जाए। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक्स को पता चला, इकोनॉमिक्स कम टू नो दैट इट इज बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द डिमांड, कि अगर किसी चीज के अंदर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, डिमांड की वजह से हो रहा है, या फिर किसी चीज का प्राइस घट रहा है वो डिमांड के अंदर, डिमांड की वजह से हो रहा है, तो क्या करेंगे, तो द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी हैज टेंडेड टू श्रिंक।
इकोनॉमी में क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कर देंगे, ठीक है। दे कैन सजेस्ट द गवर्नमेंट टू अडॉप्ट सच मेजर्स एज वुड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिमांड इन द इकोनॉमी। देखिए एग्जाम, चलिए समझाता हूं एक बार कैसे। मान लेते हैं क्या कह रहा हूं, क्या मान लेते हैं, चलिए हाँ, मान लेते हैं कि किसी इकोनॉमी के अंदर किसी चीज की डिमांड जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है ना, किसी चीज की कोई भी डिमांड जो है वो कम हो गई है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट होगी कुछ ऐसे स्टेप्स लेगी ताकि जो डिमांड है इकोनॉमी के अंदर उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। ये है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि चीजों में एक चीज में बदलाव हुआ तो दूसरी चीज में ऑटोमेटिकली बदलाव हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। देखिए इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स कैसे बनते हैं। देखिए जो भी इकोनॉमिक थ्योरीज, जो भी इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं वो हमारे जो डेटा होता है उसी को देखकर बनाया जाता है, ठीक है। established statistical representation between different sets of statistical data offering conclusion of economic significance, ठीक है। जितने हमारे पास डेटा होता है उसको देख के क्या किया जाता है, एक कंक्लूजन निकाला जाता है, एक प्रकार की थ्योरी निकाली जाती है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने मंथ दे रखा है आपको, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते तो ताकि समझ आए। यहाँ पर मैंने मंथ दे रखा है, यहाँ पर डिमांड है और यहाँ पर प्राइस है, ठीक है। जनवरी के मंथ में कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, उसका डिमांड था 100 kg और उसका प्राइस था 5 रुपए, ठीक है। फरवरी में उसी का डिमांड 90 हो गया, उसका प्राइस हो गया 10, ठीक है। मार्च में 80 और उसका प्राइस 15 हो गया। अप्रैल में 70 और प्राइस 20, मई में 60 और 25। यहाँ पे हम देखते देखते आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 45 हो गया और यहाँ पर 40 हो गया। यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर ढंग से देखो कि प्राइस जैसे ही बढ़ते जा रहा है, जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है वैसे ही जो डिमांड है वो घटते जा रही है, ठीक है। डिमांड क्या है, घटते जा रही है, ठीक है। द वेल नोन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एंड इट्स डिमांड, ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल क्या है कि प्राइस और डिमांड के बीच में जो इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है, वो भी एक थ्योरी को जन्म देता है जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो बताओ, मेरे को कमेंट में बताओ, अगर आपने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है तो कमेंट में बताओ, वरना हम बाद में लेक्चर्स में देखेंगे डिटेल में, अगला ही चैप्टर है वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का। चलिए established statistical relationship and therefore is a part of economic theory is the construction of theoretical relationship of models possible without statistical experiments without x। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या अगर हमारे पास ये डेटा नहीं होता, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, तो क्या हम कंज्यूमर थ्योरी बना सकते हैं, क्या हम डिमांड थ्योरी बना सकते हैं, क्या हम प्रोडक्शन थ्योरी को बना सकते हैं, ठीक है। क्या ये थ्योरीज कभी पॉसिबल हो पाती अगर हमारे पास डेटा ही नहीं होता, हमारे पास अगर स्टैटिस्टिक्स ही नहीं होता तो ये पॉसिबल हो पाता है क्या, हो पाता क्या कभी? तो आंसर क्या है, आंसर नो है, नो नॉट नहीं है, ठीक है। चलिए पहला पांचवा है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, देखिए इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक्स के पास पहले से ही कुछ सेवरल ईयर्स पुराने, ठीक है, सेवरल ईयर पुराने प्राइस लेवल मतलब कॉमोडिटी है उसके प्राइस का एक डेटा पड़ा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स पड़ा हुआ है। अब इससे क्या करेंगे कि फ्यूचर में जो चीजें आने वाली हैं, फ्यूचर में उस चीज के प्राइस के बारे में क्या करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे, भाई इसका प्राइस क्या हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इकोनॉमिस्ट उस डेटा को देख के जो हमारे पास पुराने सालों का पड़ा है, प्राइस लेवल के जो पुराने सालों का पड़ा है डेटा, या फिर मैं बोलूं तो स्टैटिस्टिक्स, उसका यूज करके क्या करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे। फोरकास्टिंग मतलब वो भविष्यवाणी करेंगे, है ना। भविष्यवाणी क्या करेंगे कि भाई अगले महीने या अगले साल इसका प्राइस इतना हो जाएगा, है ना।
ये होता है फोरकास्टिंग, है ना, कि किसी पुरानी चीज को देखे या फिर किसी पुराने ट्रेंड को देख के हम फ्यूचर की क्या फ्यूचर को एक अजम्पशन अज्यूम कर सकते हैं, या फिर एक टाइप का एस्ट्रोलॉजिकल, मैं बोलूँ तो जैसे फोरकास्टिंग नहीं होता, वेदर फोरकास्टिंग, जैसे पहले ही बता दिया जाता है कि आज का टेम्परेचर कुछ इतना होगा, है ना, तो वही होता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, कि पुरानी डेटा को देख के फ्यूचर के ट्रेंड को बता दिया जाता है, पुराने ट्रेंड को देख के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि जी ऐसा तो ऐसा होगा। ठीक है, ये होगा इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि पिछले साल 50 था आलू की कीमत, फिर 60 हो गया, फिर 50 हो गया, ठीक है, फिर 60 हो गया, है ना, तो इसके हिसाब से देख के इकोनॉमिक्स क्या बोले हैं कि भाई हाँ अब अगले महीने कीमत जो होगा कुछ इतना होगा, अब वो कितना होगा वो तो वही बताएं, है ना। ये हो गया इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। छठा है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज का मतलब क्या है, देखो हमारे एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है हमारे गवर्नमेंट के अंदर, है ना, एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है गवर्नमेंट के अंदर, जो कि डिसाइड करता है टैक्स के इंक्रीमेंट और टैक्स को इंक्रीज करना है और टैक्स को डिक्रीज करना, है ना, कि भाई टैक्स कितना बढ़ाया जाए या फिर टैक्स कितना कम किया जाए, है ना। ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करता है, ठीक है, जो कि अभी है हमारी निर्मला सीतारमन, जिसको बहुत गाली पड़ती है, एनीवे भाई छोड़ो ये सब। Obviously, through statistical studies, it is through statistical investigation that a finance minister gets a feedback on tax paying capacity of the people. देखो जितने भी पॉलिसीज होती है वो भी तो पुराने स्टैटिस्टिकल डेटा को देखकर ही बनाई जाती हैं, ठीक है। टैक्स रेट को फिक्स कैसे किया जाता है, देखो टैक्स रेट को फिक्स इस प्रकार से किया जाता है कि जो रेवेन्यू है वो भी ज्यादा हो जाए, जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट की वो भी ज्यादा हो जाए, और लोगों के अंदर जो डिस्कम्फर्ट है वो भी जो है कम रहे, है ना, मतलब गवर्नमेंट की जो जीडीपी है वो बढ़ती रहे, और जो हमारा डिस्कम्फर्ट है लोगों में वो भी ज्यादा, मतलब एक प्रकार से बोलूं तो हौले हौले मारना लोगों को, ठीक है, मेरी लैंग्वेज में, है ना, एक बार में जहर मत दो, थोड़ा थोड़ा दो, है ना। चलिए, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या है सर, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट ऑफ बैलेंस है, बैलेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा, फोन में वाला बैलेंस नहीं, बैलेंस मतलब जो कि जैसे सीसॉ सीसॉ देखा ना आपने, जो ऐसा होता है कुछ बच्चा एक तरफ बैठता है इधर, एक तरफ इधर बैठता है, ठीक है, जब ये बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये बैलेंस हो चुका है ना, तो इसी को हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कब हासिल कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर ले लेते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर जब अपना किसी एक पॉइंट पे माने कि भाई चलो अब मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया है इस कॉमोडिटी से, साथ ही साथ जो कंज्यूमर है वो सोचे कि भाई इसमें मेरा बहुत ज्यादा फायदा भी हो चुका है, मतलब एक प्राइस फिक्स कर ले, है ना, इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बैलेंस या फिर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल के लिए दुकान वाले से, आप दुकान वाले के पास जाते हो, आप दुकान वाला बोलता है कि जी 500 रुपए में मैं ये सामान दूंगा, आप बोलते हो 300, ठीक है, दुकान वाला बोलता है नहीं नहीं 400 रुपए, ठीक है, आप बोलते हो 350, दुकान वाला बोलता है डन। तो ये जो 350 रुपए है जहां पर आपका जो डील क्रैक हुआ है, इसके ये जो प्राइस है 350, इसके अंदर जो प्रोड्यूसर है उसको अपना प्रॉफिट भी मिल गया और आपको अपना सेटिस्फेक्शन भी मिल गया, है ना, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर सप्लाई एंड डिमांड आर बैलेंस्ड, ठीक है। लग रहा है खत्म होने वाला है, हाँ थोड़ा सा बच रहा है दोस्तों। देखिए अब आगे एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल कौन है, ये हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोल सकता हूं मैं। अच्छा एक और है हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, है ना, एडम स्मिथ नाम सुना है आपने। चलिए देखिए इन्होंने क्या बोला कि स्टैटिस्टिक्स आर द स्ट्रॉ आउट ऑफ विच आई लाइक एवरी इकोनॉमिस्ट हैव टू मेक ब्रिक्स। देखिए ये कहना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है,
जो कि मतलब बस ऐसा है कि चीजों को बिल्डअप करने में बहुत मजा आता है इसके अंदर, है ना, ये कहना चाहते हैं ये। चलिए अगला है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। अब ये क्या है गुरु? देखिए यहां पर कहा गया है कि अगर आपको कोई स्टैटिस्टिकल डेटा दिया गया हो तो आप उसको आंख बंद करके भरोसा ना करें, उसका आप कॉमन सेंस भी थोड़ा प्रयोग करें। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर एवरेज साइज हो शू का 50 स्टूडेंट्स का, ठीक है, वो 6 है, 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज शू साइज है वो 6 है, तो ये तो कोई बेवकूफ ही होगा जो एक साथ 50 शूज का ऑर्डर दे दे और जिनका जो साइज हो वो 6 हो। हाँ या ना? हाँ या ना? तो एक बार बताओ, जो ये 50 स्टूडेंट्स हैं, एक मिनट यार, जो ये 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका एवरेज टू साइज 6 आया है और जो आपने 50 ऑर्डर किया है, तो क्या ये किसी प्रकार से लेजिट है? आपने एक डेटा देखा उसमें एवरेज 6 था, आपने 6 मंगा दिया जी। अब एक बार बताओ भाई, किसी का 7 भी तो हो सकता है, किसी का 5 भी तो हो सकता है, किसी का 4 भी तो हो सकता है यार, आया ना? तो ये क्या है, हम हमें जो है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स को देख के कोई भी चीज को कर नहीं देना आंख बंद करके, हमें थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है। ठीक है, इसको एक और चीज दिखा रखा है कि अगर किसी एरिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं, ठीक है, ठीक है, और वहां पे डेथ भी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये, चलिए एक और बार समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए एक मिनट, एग्जाम्पल के लिए है कि अगर एक एरिया में बहुत ज्यादा डॉक्टर्स है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस एरिया में जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा, उस एरिया में वो जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा। हाँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना? तो इसीलिए हमें यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो जिसके बारे में मैं बता रहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो झूठों का पहाड़ है, या फिर कैसे जो हमारे पॉलिटिक्स में जो जितने भी लोग होते हैं वो इसका मिस यूज करते हैं। लिखा भी है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ रेनबो ऑफ लाइज। भाई तो झूठ का एकदम सतरंगी झूठ है ये। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यू ऑफ फॉल्सहुड। तीसरा, स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। ठीक है, तीसरा है स्टैटिस्टिक्स कैन प्रूव एनीथिंग। चौथा है स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट प्रूव एनीथिंग। चौथा ये है कि भाई स्टैटिस्टिक जो है कुछ भी प्रूव नहीं कर सकता। ठीक है, पांचवा है कि स्टैटिस्टिक कुछ ऐसा क्ले है जिससे हम अच्छा भी यूज कर सकते हैं और जिसको हम बुरा भी यूज करते हैं। ठीक है, जो हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा क्ले है जिससे हम भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। देखिए, दिस रैली, है ना, वो क्या कहते हैं कि झूठ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है झूठ, एक होता है बड़ा झूठ, फिर आता है स्टैटिस्टिक्स, है ना। एग्जाम्पल के लिए, जो गवर्नमेंट थी 2019 में, 2019 में जो गवर्नमेंट थी, वो पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया बता रही थी कि 17% से इंक्रीज हुआ है। जो पर कैपिटा इनकम जो बता रही थी गवर्नमेंट 2019 में, वो कहती कि 17% से इंक्रीज हुआ है। उसी के अदर हैंड पे जो अपोजिशन पार्टीज थी वो क्लेम करती कि 2019 में जो पर कैपिटा इनकम है वो तो सर सिर्फ 5% ही इंक्रीज हुआ है ना। अब बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं होगा, वो क्या सोचेंगे कि यार कोई भी तो सही होगा, है ना। और इसके अंदर पता है कौन सा सही होगा? जो इनकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी बोल रही हो, है ना। देखो इसके बीच में डिफरेंस क्या था कि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट जो एस्टिमेट कर रही थी वो करंट प्राइस के ऊपर था। ठीक है, करंट प्राइस मतलब उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा था उसके हिसाब से। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी थी वो 2011-12 के जो प्राइसेस थे उससे कंपेयर करके बता रही थी, है ना। तो यहीं पर बताया गया है कि एक लेमैन, ऐसा आदमी, इसको कुछ नहीं पता स्टैटिस्टिक्स के बारे में, उसको इसके बीच का डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा और वो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। और कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये बताओ, कंफ्यूज हो जाएगा ये सोच के कि भाई सरकार सही है कि ऑपोजिशन सही है ना। बीच में सही वही होगा भाई जिसका पॉलिटिकल पार्टी होगा। चलो अगला है कि इसको हटाए कैसे। पहला हटाने का तरीका है कि कंसिडरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लिमिटेशन। जितने भी लिमिटेशन है उसको कंसीडर करके जाए, उसको कंसीडर करके चला जाए। लिमिटेशंस कितने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तीसरा, कोई भी बायस ना किया जाए, कोई भी भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, हाँ,
कि भाई अगर मैं कोई कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, है ना, तो उसके अंदर कोई बायस ना हो, बायस या फिर मैं ये बोलूँ कि पहले से ही मैं जो चाहता हूँ वो उस डेटा में लेकर ना हो, बल्कि वो लेकर आऊँ जो कि एक्चुअली में है ना। तीसरा, एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट्स। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी स्टैटिस्टिक्स किसी ऐसे पर्सन के पास चले जाए जिसके उसका नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, हु इज नॉट नॉलेजेबल अबाउट स्टैटिस्टिक्स, अगर उसके पास स्टैटिस्टिक्स का एक्सेस चले आता है तो वो उसका मिसयूज ही करेगा, सिंपल सी बात है ना। मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसयूज। तीसरा ऑप्शन क्या है कि भाई उसका यूज सिर्फ एक्सपर्ट्स द्वारा कराया जाए और इससे मिसयूज से बचा जाए, है ना, स्टैटिस्टिक्स के मिसयूज से बचा जाए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करने का फायदा क्या है आपको पता है, वीडियोस की अपडेट मिलेंगी। आपके पास टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे लेक्चर के 10 या 15 मिनट के बाद ही। आप व्हाट्सअप के चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप के चैनल पे ज्वाइन होने का फायदा क्या है, जितने भी अपडेट होंगे वीडियोस के बारे में वो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप एक लाइक छोड़ के जाइएगा, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सही बच्चों को जय हिंद।